In the previous lecture, we were discussing about the story of English language कि basically English language किस तरीके से evolve हुआ और क्या क्या चीज़ें थीं जो English language के evolution के लिए मतलब वो कौन से incidents थे जिस वजह से English language जो है वो इतना evolve हो पाया। और हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे प्रिंटिंग प्रेस जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है, 1440 में आया गुटेनबर्ग ये। फिर द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड एंड द बिगनिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक मिनट, हमने द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेसिंग द ओरिजिन एंड द अर्ली इन्फ्लुएंस, इस पे भी बात किया था कि इंग्लैंड वर्ड जो है वो कहाँ से किस तरीके से आया। और बेसिकली स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में ये समझने की कोशिश की थी कि जो ओल्ड इंग्लिश में जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है और कंटेम्पररी इंग्लिश जिस तरीके की है, ये दोनों इंटायरली डिफरेंट है। मिडिल इंग्लिश पीरियड में भी बहुत सारा शिफ्ट था, ग्रामर और स्पेलिंग के बेसिस पे बहुत सारा शिफ्ट था, इस पे भी हमने बात किया था कि ग्रामर कोई एक स्पेसिफिक ग्रामर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था उस समय पे। फिर हमने ये समझने की कोशिश की थी कि इंग्लैंड पे बहुत सारे चूंकि इन्वेजन्स हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें ये आपको इंग्लैंड, रोमन्स आए वहां पे, नॉर्मन्स आए, जर्मेनिक, वाइकिंग्स, एंगल्स और सेक्शंस, एंजल्स और सेक्शंस तो थे ही। तो जो लैंग्वेज है, टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, it becomes a mixture of various language. The words have been borrowed from various language. Latin 29%, French 29%, Germanic 26%। ये अभी का दिया हुआ है मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज के। अभी जो हम इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो लैटिन के हैं, जो फ्रेंच के हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वो जो कांटे वाला चम्मच है उसके लिए जो फॉर्क वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, तो फॉर्क वर्ड जो है वो फ्रेंच है। लैटिन लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम नाउन जो बोल रहे हैं, नाउन प्रोनाउन वाला जो नाउन है, नाउन इटसेल्फ इज अ वर्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। तो 29% ऑफ द प्रेजेंट इंग्लिश वोकेबुलरी is Latin, 29% is French, 26% is Germanic, and 6% is other languages, and 6% is Greek। ये परसेंटेज थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, मे बी इट कैन बी आस्क्ड इन डेटा ड्रिवन क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ये आपको काम आ सकता है। तो और जो ओरिजिनल वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, जिनको हम केल्ट्स कहते हैं, इंग्लैंड में जो लोग रहते थे, उनकी लैंग्वेज धीरे धीरे, इंग्लिश पे उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम रहा। और केल्टिक लैंग्वेज जो थी, जैसे वेल्स, आयरिश, गेलिक, कॉर्निश, तो ये सब जो है वो धीरे धीरे इन लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस जो है वो कम होता गया। अपार्ट फ्रॉम डैट, हमने डिस्कस किया था बेसिकली कि इंग्लैंड जो है वो रोमन एम्पायर का पार्ट, ये वाला पार्ट शायद रह गया था पिछले क्लास में। जो एवरीडे वर्ड्स है, जैसे यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहे हैं, फॉर्क, स्पेड, स्कूल, रोज, सर्कल, पेपर, स्पाइडर, दिस ऑल वर्ड्स आर ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस। तो फॉर्क का मैंने लैटिन लैंग्वेज के जो वर्ड है, जैसे चर्च से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे, ये सब आपको पहचानने थोड़ा सा आना चाहिए, जैसे प्रीस्ट, एल्टर, क्रॉस, मास, बिशप वर्ड जो है, बिशप जो चर्च का, ये चर्च में एक पोस्ट होती है। फिर प्रेसबाइटर, क्लरिक, नन, मॉन्क, हिम, डेमन, पैराडाइज, एंजल्स, बैप्टिज्म, दीज वर्ड्स आर ऑफ लैटिन ऑरिजिन। तो ये सब वर्ड्स लैटिन ऑरिजिन के हैं, और ये सब वर्ड्स जो है वो फ्रेंच ऑरिजिन के हैं। इवन जो स्कूल वर्ड भी है वो फ्रेंच ऑरिजिन। फिर वहां पे वाइकिंग्स आए, वाइकिंग इन्वेजन हुआ, ये तो ये लोग डेनमार्क और नॉर्वे से थे। और किंग एल्फ्रेड की डेथ के बाद, ये हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड में भी डिस्कस किया था कि डेन लॉ आया। और तो बेसिकली ये सारी चीजें मैं बहुत 5 मिनट में एक रिवाइज रिवाइज कर दे रहा हूँ, जो हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं कि देयर वेयर वेरी मच इन्फ्लुएंस ऑफ वाइकिंग्स एज वेल। हिम जो है वो क्या बोल सकते हैं, हिम जो है वो सॉन्ग जैसा होता है, जो किसी देवता की स्तुति में, किसी गॉड को की स्तुति आप समझ लीजिए, एक तरीके से देवता के को अगर आप प्रेज कर रहे हो उसके लिए, तो हिम इज ऑल्सो अ वर्ड, वो चर्च से एसोसिएटेड है, चर्च में जो गाया जाता था बेसिकली। तो हिम इज ऑल्सो अ वर्ड ऑफ लैटिन ऑरिजिन। चर्च और क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो वर्ड होंगे वो लैटिन ऑरिजिन के होंगे। फिर डेथ और डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो वाइकिंग इन्वेजन की वजह से हुए हैं। बहुत सारे एडजेक्टिव, वर्ब्स, नाउन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। केनिंग्स क्या होता है, केनिंग्स इज इंपॉर्टेंट। और केनिंग्स पे मैंने पिछले बार भी स्ट्रेस दिया था कि इट इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कंपाउंड एक्सप्रेशन विथ मेटाफोरिक मीनिंग। तो किसी एक वर्ड के लिए, हम्म,
किसी एक वर्ड के लिए जो है वो पूरा एक फ्रेज इस्तेमाल करना, मेटाफोरिकल मीनिंग, जैसे ब्लड के लिए लाइफ लिक्विड, ये सारी चीजें मिडिल इंग्लिश पीरियड और उसके बाद में। तो इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे ही इवॉल्व हो रहा था। ब्लड के लिए वाउंड सी, ऑनर के लिए माइंड्स वर्थ, वाइफ के लिए गर्ल ऑफ द हाउसेज, सी के लिए वेल रोड, और विंड के लिए ब्रीदर ऑफ द सी। सो दीज पर्टिकुलर फ्रेजेस आर नोन एज कैनिंग्स। तो कैनिंग्स आपको ध्यान रखना था। अपार्ट फ्रॉम कैनिंग्स एक चीज और थी जो आपको ध्यान रखना था, विच इज कि ये स्पेलिंग और इन्फ्लेक्शन वाला जो सिस्टम है, कि हर जगह एक ही वर्ड को लंदन में अलग तरीके से लिखा जा रहा था, स्कॉटलैंड के पर्टिकुलर कंट्री साइड एरिया में अलग तरीके से। तो इन्फ्लेक्शन था, कोई सिंगल या अग्रीड स्पेलिंग सिस्टम नहीं था। हालांकि कॉलेजेस आने के बाद, यूनिवर्सिटी और प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद, स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद हुआ। लैंग्वेज को एक स्पेसिफिक तरीके से लिखा जाने लगा, स्पेलिंग फिक्स हो गए कि यही स्पेलिंग सही मानी जाएगी। अदरवाइज शुरू में बहुत ज्यादा फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन जिसको आप कह सकते हैं, और लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी भी एक तरीके से थी। ग्रामर में जेंडर का रोल भी चलता था, जैसे हिंदी लैंग्वेज में होता है ना कि किताब को आप स्त्रीलिंग मानते हो, और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं उनको भी मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रीट करना, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता था शुरुआत में। धीरे धीरे ये चीजें कम हुई। कुछ को स्ट्रांग और वीक वर्ब मानते थे। स्ट्रांग और वीक वर्ब का तो ग्रामर का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा, कि जैसे जो वर्ब जो है वो चेंज हो रहा है अलग तरीके से, उसमें इन्फ्लेक्शन अगर ज्यादा है, जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, गो, वेंट, गॉन, तो इनको आप स्ट्रांग वर्ब मानोगे। और जिसमें सिर्फ ईडी लग जा रहा है वो आपका वीक वर्ब है। तो ये कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। दीज ऑल आर द थिंग्स जो हम प्रीवियस क्लास में यहाँ तक शायद डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद नॉरेमन्स के आने के बाद ये मेटाथेसिस जो है, सॉरी, वी नीड टू अंडरस्टैंड मेटाथेसिस। मेटाथेसिस का मतलब था साउंड चेंज हुआ थोड़ा सा। जैसे आस्क पहले ए के एस लिखते थे, एस्क आस्क हो गया, ब्रड बर्ड हो गया, एग्जियन आस्क हो गया, थ्रू थॉरो हो गया। तो इस तरीके से ये चेंज भी मिडिल इंग्लिश पीरियड के बाद जो है वो आया। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट विच इज हु स्पीक वर्ड्स। इंग्लैंड में मिडिल इंग्लिश पीरियड में कौन क्या बोल रहा था? तो इंग्लिश वॉज अ लैंग्वेज ऑफ कॉमनर्स और लोअर क्लास, बेसिकली नो स्टैंडर्ड फॉर्म। फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज ऑफ एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, तो जो अपर क्लास के लोग थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो रॉयल फैमिली से थे, जो मोनार्क, जो राजा के फैमिली से थे, वो लोग फ्रेंच बोल रहे थे। तो इंग्लैंड का कॉमन आदमी इंग्लिश बोल रहा था मिडिल इंग्लिश पीरियड में। जो राजघराने से था, जो रॉयल फैमिली से था, जो एरिस्टोक्रेट्स था, एडमिनिस्ट्रेशन में था, पढ़ा लिखा था, पॉलिटिकली अवेयर था, वो फ्रेंच बोल रहा था। चर्च के लोग जो है वो लैटिन बोल रहे थे। क्लर्जी रेफर्स टू पीपल हु वेर वर्किंग इन चर्च और समहाउ एसोसिएटेड विथ चर्च। तो किसी ना किसी तरीके से जो लोग चर्च से जुड़े हुए थे वो लैटिन। तो ये तीन बहुत क्लियर होना चाहिए। और ग्रीक भी, जो फिलोसफर्स थे, जैसे आपको पता ही है कि जो फिलोसफी की शुरुआत है, सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब ग्रीस से बिलोंग करते हैं। तो जो फिलोसफर्स इंग्लैंड में भी थे उस समय, या वैसे लोग जो फिलोसफर्स को फॉलो कर रहे थे, तो ग्रीक वाज द लैंग्वेज ऑफ फिलोसफर्स, साइंटिस्ट एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिसिन से रिलेटेड जो बहुत सारे वर्ड्स हैं, या मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे एनेस्थीसिया का नाम आपने सुना होगा, या और भी बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, वो ग्रीक ओरिजिन के वर्ड्स हैं। तो मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो बहुत सारे वर्ड्स हैं, या दीज आर ऑफ ग्रीक ओरिजिन्स। तो साइंटिस्ट और मेडिकल प्रैक्टिशनर बहुत सारे, जैसे फोटो वर्ड जो है वो ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये एक दो बार आप लोग थोड़ा कंफर्म हो लीजिएगा कि फोटो वर्ड इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन और नॉट। अगर ऐसा नहीं है तो लेट मी नो, बट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, फोटो या साइंटिस्ट, साइंस से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड वर्ड्स बहुत सारे, और फिलोसफी से रिलेटेड जो बहुत सारे वर्ड्स थे, वो सब ग्रीक ओरिजिन के वर्ड्स थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इनफैक्ट द वर्ड फिलोसोफर इटसेल्फ इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन। द वर्ड फिल इज टू लव एंड सोफोज नॉलेज, ये सारी चीजें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा था। एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। अब आज जो हम लोगों को जिस टॉपिक पे बात करना है वो ये है। यस, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
स्टार्ट। ओके। हाँ, और क्या चेंजेस थे लैंग्वेज के लेवल पे मिडिल इंग्लिश पीरियड में, क्या चल रहा था। एक आपको ये भी देखना है कि जो लोअर क्लास था वो तो इंग्लिश बोल ही रहा था, जो कॉमन पीपल थे। तो आपको जो जिसको हम कहते हैं कि इकोनॉमिक एडवांटेज जो मिलता है, इकोनॉमिक्स भी लैंग्वेज डिसाइड करती है। जैसे जब तक वो सीप और काऊ थे तब वो एंग्लो सेक्शन एनिमल्स है, लेकिन एंग्लो नॉर्मन्स जो थे जिनके पास एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो प्रिविलेज थे, तो मटन और बीफ वर्ड जो है, बिकॉज दे आर सर्व्ड ऑन द प्लेट, तो ये एंग्लो नॉर्मन्स के वर्ड थे, जबकि एंग्लो सेक्शंस के जो वर्ड थे वो सिप और काउ थे। तो वही वर्ड्स में किस तरीके से चेंज आ रहा है। ये सैक्सन और नॉर्मन्स जो है, नॉर्मन आपको पता ही है फ्रेंच पीपल थे, तो मटन जो है वो फ्रेंच वर्ड हो गया, बीफ जो है वो फ्रेंच वर्ड हो गया, जबकि सीप और काउ जो है वो ओरिजिनल वर्ड्स हैं ओल्ड इंग्लिश के। तो सिप को वही जब ये किया गया तो वो मटन हो गया, काउ जो है वो बीफ हो गया, तो दीज आर द फ्रेंच वर्ड्स। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी किस तरीके से वोकेबुलरी फॉर्म करती है, ये भी आपको फ्रेंच का इन्फ्लुएंस आपको पूरा समझना है कि इन चीजों पे ज्यादा हुआ। जैसे मैंने कहा ग्रीक का मेडिकल साइंस और फिलोसफी पे बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर आपको सबका दो दो चार चार एग्जाम्पल याद रह जाता है तो हालांकि बहुत रेयर है कि वो एग्जामिनेशन में आइडेंटिफाई करने के लिए आपसे पूछे कि ये किस ओरिजिन का वर्ड है, बट मे बी इट कैन बी आस्क्ड। एंड बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आपको आइडिया होना चाहिए। तो चूंकि फ्रेंच वाले पावर वाले लोग थे, तो जो पॉलिटिकल टर्म्स है, जो सिविलरी से रिलेटेड टर्म्स है, जो बिल्डिंग और आर्किटेक्चर का है, जो वॉरफेयर, लॉ, रिलीजन, इन सारी चीजों से जो रिलेटेड टर्म है वो फ्रेंच के हैं। रिलीजन में एक बात ध्यान रखिएगा, चर्च से रिलेटेड जो टर्म आएंगे वो लैटिन होंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल टर्म्स हैं, जो सिविलरी है, बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, तो पॉलिटिकल टर्म जैसे प्रिंस, थ्रोन, कोर्ट, ये सब फ्रेंच है। ऑनर, ग्लोरी, ड्यूटी, ये सब भी फ्रेंच है। आर्किटेक्चर में आर्क, पिलर, कैस्टल, दीज आर फ्रेंच। बैटल, आर्मर, कैप्टन, जज, जूरी, जस्टिस, प्रॉपर्टी। आज भी आपको जो लॉ में बहुत ज्यादा जितने भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो जज की आज भी जो हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है उसमें आप देखेंगे कि जो आप हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इनफैक्ट जैसे पीनल कोड की जो बात की जाती है, तो वर्ड इटसेल्फ जो आईपीसी है, जो अब है शायद बदल गया, अब तो न्याय संहिता कर दिया गया है ना इंडिया में। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं जो लॉ से रिलेटेड है, जज, ज्यूरी, जस्टिस, प्रॉपर्टी, दीज ऑल आर समहाउ रिलेटेड टू फ्रेंच वर्ड। जैसे आप देखे होंगे पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सारे, फॉर एग्जांपल बहुत सारे रूल्स चलते हैं कि जैसे ब्रिंग द बॉडी के लिए एक टर्म चलता है। मैं भूल रहा हूँ। लॉ वाले या एलएलबी जितने भी लोग करते हैं तो उन लोगों को बहुत सारे फ्रेंच टर्म्स जो हैं वो याद करने पड़ते हैं। जैसे जज जब ये कहता है कि मतलब पेश किया जाए, तो ब्रिंग द बॉडी के लिए एक टर्म चलता है, आई हैव फॉरगॉटन दैट पर्टिकुलर टर्म, तो वो भी पर्टिकुलर फ्रेंच टर्म ही है। तो जुडिशियरी में, लॉ में, वॉर में, पॉलिटिकल, रिलीजन से भी रिलेटेड जैसे प्रॉफिट, सेंट, ये सब फ्रेंच वर्ड्स हैं। मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में क्या चीजें थी, तो इनकंसिस्टेंट स्पेलिंग था, ये हम लोग कई बार रिपीट कर चुके हैं कि द स्पेलिंग वाज इनकंसिस्टेंट, देयर वाज नो स्टैंडर्ड स्पेलिंग। बिब्लिकल साउंडिंग सिस्टम चलता था। बिब्लिकल रेफर्स टू कि बाइबल के रेफरेंसेस, उसके साउंड के जो रेफरेंसेस है, उसकी जो इमेजरी है उसका ठीक ठाक इस्तेमाल किया जाता था। स्पेलिंग रिजेंबल्स लिटरल प्रोनाउंसिएशन, जो उसका उच्चारण था वैसे ही लिखने की कोशिश की जाती थी। ठीक है। जैसे बाइबल मेंट टू बी स्पोकन टेक्स्ट देन, और बाइबल को उस समय रिटन से ज्यादा स्पोकन ज्यादा समझा जाता था। ग्रामेटिकल कन्वर्जन किए जाते थे, ये सारी चीजें उस समय चल रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी मिडिल इंग्लिश में ये आपको ध्यान रखना है, प्रीपोजिशनल सेमेंटिक शिफ्ट, लैक ऑफ डू कंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नेगेटिव, इंटर नॉट, सेट नॉट। तो डू का इस्तेमाल उस समय मिडिल इंग्लिश में उतना नहीं हुआ। जैसे आजकल हम लोग क्या कहते हैं, डू नॉट एंटर, ठीक है, डू नॉट सेट, इस तरीके से मतलब आजकल जो इंग्लिश बोली जाती है वो इस तरीके से बोली जाती है, जबकि उस समय एंटर नॉट, सेट नॉट, तो डू का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम होता था। कैपिटल लेटर्स जो है वो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों के लिए इस्तेमाल करते थे, जो हम लोग आज भी कहते हैं।
करते हैं। कॉमा जो है वो उस समय तक स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ था, कॉमा का इस्तेमाल कम होता था। फ्रेंच वर्ड्स बहुत ज्यादा थे और धीरे धीरे इन्फ्लेक्शन जो है वो कम हो रहा था। और इंग्लिश लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज पे भारी पड़ रही थी। 1362 में ये हुआ, द स्टैच्यू ऑफ प्लीडिंग किंग एडवर्ड इंग्लिश इन लॉ कोर्ट्स। थर्ड, ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट ईयर विच वी नीड टू मार्क एंड विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। 1362 में क्या हुआ, ये वही टाइम पीरियड है, जब आप ध्यान से समझें कि चौसर कब से कब तक थे, इफ एनीवन वांट टू टेल मी। 1340 टू 1400 चौसर का ही टाइम पीरियड चल रहा है, मिडिल इंग्लिश पीरियड है। 1362 में क्या हुआ कि इंग्लिश जो है वो कोर्ट की जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी। लेकिन जब एडवर्ड थर्ड आया, ठीक है, एडवर्ड थर्ड ने आकर के उसने क्या किया, स्टैच्यू ऑफ प्लीडिंग जो हुआ करती थी, जो कोर्ट में एक मूर्ति लगी होती है, उन उसने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया कोर्ट में, कि अब कोर्ट में भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोला जाएगा। हालांकि वो पूरी तरीके से बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, इंग्लिश बोला जाने लगा बट फ्रेंच का इन्फ्लुएंस बना रहा। वोकेबुलरी फ्रेंच की ही रही, ग्रामर इंग्लिश का यूज किया जाने लगा और इंग्लिश वर्ड्स की इंपॉर्टेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ा दी गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर 1415 में, ये चौसर के डेथ के बाद की बात है, जब किंग हेनरी फाइव आया, तो ही वॉज अ किंग हु डिड नॉट स्पीक फ्रेंच, वो खुद भी फ्रेंच नहीं बोलता था। तो इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट, तब ऐसा टाइम आया कि इंग्लिश जो है वो गवर्नमेंट की लैंग्वेज बन गई। अदरवाइज मैंने आपको अभी बताया है कि कौन क्या बोलता था, तो इंग्लिश कॉमन मैन की भाषा थी, और फ्रेंच जो है वो एरिस्टोक्रेटिक राजघराने रॉयल फैमिली की भाषा फ्रेंच हुआ करती थी। बट इन 1415, ये भी ईयर मार्क करने का है और आपको समझना है कि इन 1415 when King Henry V, when the king himself was unable to speak French, English becomes the language of the government. So it was the year 1415, यानी 15th सेंचुरी के शुरुआत में पहली बार ऐसा हुआ कि इंग्लिश अब सरकार की भाषा बन गई इंग्लैंड में। अदरवाइज उससे पहले फ्रेंच ही यूज किया जाता था। इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं और पूरे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जिसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस बताई जाती है, वो महज 500 साल पुरानी भाषा है। अगर आप जो मॉडर्न इंग्लिश जो हम लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट इज जस्ट 500 ईयर ओल्ड। फिर 1425 में, मतलब इसके 10 साल बाद, इंग्लिश यूज्ड मोर वाइडली बाय द एजुकेटेड अपर क्लास। द रीजन वाज कि अब जो यूनिवर्सिटी का इन्फ्लुएंस है वो पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका था। और आपको पता ही है कि गुटेनबर्ग में जो प्रिंटिंग प्रेस आया था, कब आया था? एनीवन? 1440 ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रिंटिंग प्रेस। बट इंग्लैंड में वो चीजें 1440 में गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जस्ट कंफर्म मी एनीवन, आर यू ऑल देयर? यस सर, मगर डेट नहीं याद है। ओके, 1440 ही आप एक बार कंफर्म हो लेंगे। और 14 मतलब इसके जस्ट 15, हाँ, 1414, राइट। तो इट वाज 1414, मतलब इसी दौरान वो प्रिंटिंग, बट इंग्लैंड में नहीं आया था, ये आपको ध्यान रखना है। और 1476 में जो प्रिंटिंग प्रेस आया, उसने स्टैंडर्डाइज किया चीजों को, तो इंग्लैंड में वो चीज 1476 में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज हाउ द लैंग्वेज वाज स्टैंडर्डाइज, इंग्लिश लैंग्वेज। तो फ्रेंच किस तरीके से रिप्लेस हुआ, इसके पीछे की कहानी बहुत सिंपल है कि 1362 में जब चौसर थे, तो एडवर्ड थर्ड ने क्या किया कि इंग्लिश लैंग्वेज को कोर्ट में एस्टेब्लिश किया। कोर्ट का मतलब ये जो कानून के कोर्ट है, यहाँ दरबार से नहीं है, मतलब जो जज का कोर्ट होता है उससे है। तो जो जुडिशियल सिस्टम जहाँ पे फ्रेंच पूरी तरीके से हावी था, उसके फिर 1415 में जब चौसर वगैरह की डेथ हो गई थी 14 वगैरह में, उसके 15 साल बाद जब किंग हेनरी फाइव आया, सो हु हिमसेल्फ वाज अनेबल टू स्पीक फ्रेंच, देन इंग्लिश बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार की भाषा हो गई। एंड आफ्टर 10 years इन 1425, इंग्लिश वर बीइंग यूज्ड बाय द एडुकेटेड अपर क्लास ऑल्सो। तो जो अपर क्लास पहले फ्रेंच बोलता था वो अब इंग्लिश बोलने लगा। और उसके 50 साल बाद होते होते तक जो प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग में आ चुका था, वो अब इंग्लैंड, और उसका इन्फ्लुएंस इंग्लैंड में भी, तो इंग्लिश लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन भी हो गया। स्टैंडर्डाइजेशन होने का सिंपल सा मतलब यह है कि सारी जगह एक ही लैंग्वेज, एक ही वोकेबुलरी का इस्तेमाल होना, मतलब एक ही स्पेलिंग, सॉरी,
एक ही स्पेलिंग सिस्टम का इस्तेमाल होना, और एक ही स्पेलिंग सिस्टम के साथ साथ ग्रामर, एक पर्टिकुलर ग्रामर का इस्टेब्लिश हो जाना ही स्टैंडर्डाइजेशन है। तो स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू a single spelling and grammar system throughout the state or throughout the country। और प्रिंटिंग होने से स्टैंडर्डाइजेशन होने में बहुत ज्यादा फर्क मिला। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो ये चीजें हुई। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब यहां से जो है वो आपको एलिजाबेथन एरा की शुरुआत हो जाएगी, मिडिल इंग्लिश पीरियड खत्म होगा और वी विल स्टार्ट द एलिजाबेथन एरा। हालांकि आज का जो क्लास है वो वहीं तक शेड्यूल्ड था, बट स्टिल वी विल स्टार्ट द एलिजाबेथन एरा। कि इसके बाद चूंकि मिडिल इंग्लिश पीरियड खत्म हो गया और एलिजाबेथन एरा की शुरुआत हुई, किस तरीके से स्टार्ट हुई इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ क्वीन एलिजाबेथ बिकम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। और एक जो पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, क्योंकि एलिजाबेथन एरा जब आएगा तो इट वाज अ पीरियड ऑफ 67 ईयर्स। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई पावर या कोई किंग, हालांकि वो क्वीन थी, तो थ्रोन पे कोई एक सिंगल आदमी 67 ईयर्स के लिए एग्जिस्ट किया इंग्लैंड में। अदरवाइज इसके पहले जितने भी किंग थे आप देखेंगे कि वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, या तो वॉर हो गया या कुछ ना कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहे कि जिस वजह से एक स्टेबल पीरियड इंग्लैंड में नहीं रहा था। लैंग्वेज वाला पार्ट वहां तक खत्म हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी। बेसिकली 15th सेंचुरी में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो वी विल टॉक अबाउट द 16th सेंचुरी। और यहाँ से चौसर को भले ही रियल स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, बट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन एज से ही रियल स्टार्टिंग, जिसको मेरे हिसाब से या किसी भी अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो रियल स्टार्टिंग है वो एलिजाबेथन एज से ही है। क्योंकि इसके पहले एक ही इंपॉर्टेंट राइटर आपको चौसर, हालांकि ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, ऐसा नहीं है। तो ये पहला ऐसा टाइम था जब, ये अब हम लिटरेचर पे बात करेंगे और हिस्टोरिकल पोजिशनिंग ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। तो इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन देयर इज अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, जब क्वीन एलिजाबेथ बनती हैं। 1558 से लेकर के 1625 तक का पूरा जो टाइम पीरियड है, ये 67 ईयर्स, इसको हम एलिजाबेथन एज ही मानते हैं। हालांकि इसमें जो आखिरी का 22 साल है वो जेम्स वन था, बट जेम्स वन को भी एलिजाबेथन एरा में ही कंसीडर किया जाता है। इसके लिए एक अलग से टर्म जैकोबियन पीरियड चलता है। बट एलिजाबेथन एज अपने आप में ऐसा एज था कि जिसका इन्फ्लुएंस खत्म होने में भी वो अचानक से, ऐसा नहीं कि क्वीन एलिजाबेथ मर गई तो एलिजाबेथन एज का या उन्होंने जो सिस्टम बनाया उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। तो जेम्स के भी टाइम पीरियड पे एलिजाबेथ का इन्फ्लुएंस जो है वो बना रहा। दैट इज वाई जैकोबियन पीरियड को भी बहुत सारे हिस्टोरियंस एलिजाबेथन पीरियड की कैटेगरी में ही रखते हैं। एंड इट वाज द पीरियड ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन। तो ये रिफॉर्मेशन की शुरुआत थी, एक नया बदलाव। इंग्लैंड अब अपना एक कल्चरल और नेशनल आइडेंटिटी के साथ इमर्ज कर चुका था। एंड इट वाज द ईयर 1558। कुछ जगह पे शायद ये आपको 1556 या 7 पे मिलता है क्या कहीं? एनीवन वुड लाइक टू करेक्ट मी? द एसेंशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ की, क्वीन एलिजाबेथ राजगद्दी पे कब बैठी? ये 1557 भी मिलता है क्या कहीं, या 1558 इज राइट? राइट है सर। ठीक। तो 1558 में महारानी क्वीन एलिजाबेथ जो हैं वो गद्दी पर बैठती हैं और महारानी बनती हैं। तो 1558 से लेकर के 1625 तक का जो टाइम पीरियड है इसको एलिजाबेथन एज कंसिडर किया जाता है। हालांकि 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी, बट स्टिल 1625 तक जो जेम्स का भी टाइम पीरियड है उसको भी एलिजाबेथन एज में कंसिडर करते हैं।
इसको इस पूरे 67 ईयर्स को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देखा जा सकता है। द फर्स्ट 21 ईयर्स विच इज फ्रॉम 1558, 68, 78, 79 तक, विच इज द क्वींस रेन, अ टाइम ऑफ प्रिपरेशन। तो वो प्रिपरेशन का समय था जब क्वीन एलिजाबेथ सारी चीजें इंग्लैंड की स्टेबल कर रही थी, बहुत सारी चीजें। यही वो टाइम पीरियड है जब आप देखेंगे कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी चीजें, या बहुत सारे सी रूट्स का डिस्कवर किया जाना, इंग्लैंड एज अ नेशन, एज द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा था। सो दिस इज द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ जब ये चीजें हो रही थी, एंड दैट इज वाई दिस टाइम पीरियड इज कंसीडर्ड एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। अगला जो 24 ईयर्स है, ये जो 21 ईयर्स है ये तो टाइम ऑफ प्रिपरेशन में चला गया। अगला जो 24 ईयर्स है, बिटवीन द पब्लिकेशन ऑफ स्पेंसर एंड क्वीन डेथ, इस समय इंग्लैंड के एक बहुत पॉपुलर पोएट विच इज एडमंड स्पेंसर, उनका और क्वीन डेथ ये पूरी तरीके से बहुत फ्रूटफुल रहा। शुरू के 21 ईयर्स में बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, बहुत लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ्रूटफुल नहीं है। बट उसके बाद का जो एक पूरा क्वार्टर ऑफ सेंचुरी है, 24 ईयर्स है, इट इज वेरी 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 फ्रूटफुल। और स्पेंसर जैसे पोएट, एडमंड स्पेंसर, इसी टाइम पे आपको आप देखेंगे विलियम शेक्सपियर, यूनिवर्सिटी विट्स, उसके पहले ये सारे लोग इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे। तो एडमंड स्पेंसर, उसके बाद यूनिवर्सिटी विट्स के सारे मेंबर। यूनिवर्सिटी विट्स कुछ राइटर्स का ऐसा ग्रुप था जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, तो वो सारी चीजें इसी टाइम पीरियड पे हो रही थी। सो इट वॉज अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, सेटलमेंट एंड एक्सपेंशन। इस चीज को समझना चाहिए, ये एक ऐसा पीरियड था जो स्टेबल था, चीजें सेटल डाउन हो रही थी और इंग्लैंड एक्सपैंड कर रहा था। एक्सपेंशन किस सेंस में? एक्सपेंशन पॉलिटिकली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और जियोग्राफिकली भी। मतलब इंग्लैंड अलग अलग जगह अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश कर रहा था, खुद भी इकोनॉमिकली और सोशली और पॉलिटिकली एक पावरफुल नेशन की तरह इमर्ज कर रहा था, एक्सपैंड कर रहा था। और जॉन गाई नाम के एक राइटर हैं, इन 1980, ये 1988 ही है, उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड वॉज इकोनॉमिकली हेल्दियर। उस टाइम के बारे में, एलिजाबेथन एज के बारे में इन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि इंग्लैंड वॉज इकोनॉमिकली हेल्दियर, मोर एक्सपेंसिव and more optimistic under the Tudors than at any time in 1,000 years। तो चूंकि ट्यूडर डायनेस्टी से ही एलिजाबेथ आती हैं, तो इंग्लैंड जो है वो पिछले 1,000 साल में इतना कभी भी इकोनॉमिकली हेल्दियर नहीं रहा था, इतना एक्सपेंड नहीं किया था, इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहा था इन द लास्ट 1,000 ईयर्स। तो दिस इज अ स्टेटमेंट बाय जॉन गाई इन 1988 अबाउट द एलिजाबेथन एरा। उस टाइम पे एक चीज और हुई जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। सो व्हाट वाज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ये भी समझना चाहिए। तो क्रिश्चियनिटी दो पार्ट में बट चुकी थी। ये कहानी शायद ये हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं मिडिल इंग्लिश जब हम लोग पढ़ रहे थे, कि उस समय चर्च जो है वो करप्शन और ये सारी चीजें। नो। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या था? तो ये टर्निंग पॉइंट है पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में। क्रिश्चियनिटी दो पार्ट में बट चुकी थी। क्रिश्चियन में दो तरह के लोग, एक जिनको कैथोलिक्स कहा गया और दूसरे जिनको प्रोटेस्टेंट कहा गया। यहाँ पे मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं। तो क्रिश्चियनिटी में दो तरह के लोग हो गए। द फर्स्ट वन इज कैथोलिक। कैथोलिक वो लोग थे जो सॉरी, जो चर्च में मानते थे। कैथोलिक वर द पीपल हु बिलीव इन चर्च एंड प्रोटेस्टेंट वर द पीपल हु बिलीव इन बाइबल। अब ये कैसे है एक तरीके से कहना, क्योंकि प्रोटेस्टेंट वो लोग थे जो बाइबल में मानते थे, कैथोलिक वो लोग थे जो चर्च में मानते थे। तो इन लोगों ने, प्रोटेस्टेंट लोगों ने इनके खिलाफ आंदोलन कर दिया, कैथोलिक लोगों के खिलाफ या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बेसिकली, तो और सुधार चाहते थे।
प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बारे में एक चीज एकदम ध्यान रखिएगा, वो पूरी तरीके से चर्च के खिलाफ नहीं थे। दे डोंट वांट टू डिमोलिश द चर्च, दे वांट टू रिफॉर्म द चर्च। वो उसमें सुधार चाहते थे, वो उसको डिमोलिश नहीं करना चाह रहे थे, वो उसमें सुधार चाहते थे। ये बात आपको समझना चाहिए। सो दे डोंट वांट टू डिमोलिश द चर्च, इनफैक्ट दे वांट टू रिफॉर्म इट। तो वो उसको डिमोलिश नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो उसको रिफॉर्म करना चाहते थे, पूरी तरीके से उसमें सुधार करना चाहते थे। सो इट द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द इंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री। और 14th और 15th सेंचुरी में हुआ क्या था कि जो कैथोलिक चर्च थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे, रिलीजियसली, पॉलिटिकली और फाइनेंशियली भी। बहुत सारे जो किंग और क्वीन के डिसीजन थे वो कहीं ना कहीं चर्च से होकर गुजरते थे। और चर्च का इन्फ्लुएंस ऐसा था कि क्वीन अगर चाहे भी तो कोई भी ऐसा डिसीजन अगर जो चर्च नहीं चाहता है तो उसके अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता था। और चर्च ये क्लेम करता था टू हैव द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। तो चर्च सबसे पावरफुल जगह था, वो ये क्लेम करता था कि उसके पास स्वर्ग की चाबी है। ठीक है। और बहुत करप्ट भी हो चुका था एक तरीके से, मतलब इस तरह के नियम भी चल रहे थे कि आप कोई सिन कमिट करके आइए, कोई पाप कर दीजिए, चर्च में एक स्पेसिफिक अमाउंट जमा कर दीजिए। ये 14th और 15th सेंचुरी में दिस वाज द रियलिटी एज मेनी हिस्टोरियन क्लेम्स, जैसा बहुत सारे हिस्टोरियन क्लेम करते हैं। तो क्लेम टू कि चर्च क्लेम टू कंट्रोल द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। लॉट ऑफ करप्शन वाज देयर कि आप कोई भी सिन कमिट करो, एक सर्टेन अमाउंट चर्च में जमा करा दो एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम दैट सिन। इसीलिए रेनेसा प्लेग्स इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स एंड रिटर्न टू द बाइबल। तो प्रोटेस्टेंट लोग चाहते थे कि चर्च की बात ना सुनी जाए बल्कि बाइबल पे वापस लिखा जाए, बिकॉज दे बिलीव दैट देयर इज अ मिसमैच बिटवीन व्हाट द बाइबल सेज एंड व्हाट द कैथोलिक चर्च वाज डूइंग। वो क्लियरली ये मानने लगे थे कि चर्च में जो चीजें हो रही हैं और बाइबल में जो चीजें ये लिखी हुई हैं, ये दोनों एक चीज नहीं है। चर्च करप्ट हो चुका है, चर्च वो नहीं कर रहा है जो बाइबल में लिखा हुआ है। प्रोटेस्टेंट लोगों का ये मानना था। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि देयर इंटेंशन वाज नॉट टू डिमोलिश बट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च, की उसमें सुधार किया जाए। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहेंगे। कल जो है वो एलिजाबेथन एज पे कल से जो क्लासेस होंगी या जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अब जो है वो हम लोग काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे, और अब जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आएंगी, क्योंकि एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज और इसके बाद फिर ये पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कल से हम लोग कल जो है या नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिजाबेथन एज पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल what I have for this class.